बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एडीएस थर्ड ईयर के विजुअल बेसिक के कोर्स के साथ मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद शाहिद अजीम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं चंद एक वीडियोस के अंदर पूरी वीबी रिवाइज करवाऊंगा, तो आज हम अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। इस इंट्रोडक्शन के दौरान मैं आपको तकरीबन पूरी जो मेन मेन इश्यूज हैं वो समझा दूंगा। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो एंड पे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या हमारे कमेंट्स के अंदर आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हमारा लिंक ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ मुसलसल कांटेक्ट में रहिए। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या है हमारे प्रोग्रामिंग के। दोस्तों, हम ऑलमोस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 से। इससे पहले जो 3 चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन का है, वो सिंपल थ्योरी है, मतलब ऑलमोस्ट आप लोगों ने पहले पढ़ी भी होगी और आपको नहीं भी समझ में आती तो एक दफा आप उसको पढ़ें। कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पहला चैप्टर भी पढ़ाऊं। दूसरा और तीसरा चैप्टर जो है वो आईडी का इंट्रोडक्शन है, तो हम उसको भी स्किप कर रहे हैं। हम सीधा जा रहे हैं चैप्टर 4 पे, जहां से प्रॉपर प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रोग्राम होता क्या है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग क्या है? अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, जिसमें हम अपने रोजमर्रा मसाइल को हल करने के लिए अपने प्रोग्राम बनाएंगे, अपने सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो एक प्रोग्राम क्या होता है जी? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। मतलब हमने कहा था जी कि हम अपने कंप्यूटर को हदायत देंगे और उन हदायत के जेर असर वो हमारे लिए काम करेगा। तो वो हदायत जो हम उसे लिख के देंगे, उनका मजमूआ हमारा प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट है जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सेट ऑफ वर्ड, सिंबल्स एंड रूल्स दैट आर यूज्ड टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज एक जरिया होता है किसी के साथ भी कम्युनिकेट करने का, किसी भी के साथ बात करने का। तो जब आपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो डेफिनेटली आपको कुछ लैंग्वेज चाहिए जिसके अंदर आप लिख के हदायत देंगे अपने कंप्यूटर को। तो वो हदायत देने के लिए जो लफ्ज, जो रूल्स, जो सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। और वो बंदा जो प्रोग्राम लिखता है वो प्रोग्रामर कहलाता है। सो प्रोग्रामर इज द पर्सन हु राइट्स प्रोग्राम फॉर यूजर्स। ये दोस्तों नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कीवर्ड्स। ऑलमोस्ट हर एक जो लैंग्वेज होती है उसके कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं जिनसे वो लैंग्वेज बनती है, जिसको हम उसके हरूफ तहज्जी या अल्फाबेट्स कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश की तो उसमें ए से लेकर जी तक है। उर्दू की बात करें तो अलफ बे पे ते टे से। आप काउंटिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 अप टू 9। तो कोई भी जो लैंग्वेज है वो कुछ बेसिक वर्ड से मिलकर बनती है, जिनका एक प्री डिफाइंड मतलब होता है, एक प्री डिफाइंड मकसद होता है। उन वर्ड्स को हम उस लैंग्वेज के कीवर्ड या रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। सो वर्ड्स विद प्री डिफाइंड मीनिंग्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका एक खास मतलब होगा, एक खास मकसद होगा। वो सारे वर्ड्स हमारे कीवर्ड्स कहलाते हैं। इनको आप रीडिफाइन नहीं कर सकते, इनका आप मतलब चेंज नहीं कर सकते। जिसने लैंग्वेज बनाई थी उसी ने ये कीवर्ड्स बनाए थे, उसी ने इनके जो मतलब और मकसद थे वो एडजस्ट किए थे। अब आप इनको उन्हीं मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप इनको एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा कि किसी भी लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं, आप उनको कहीं और यूज नहीं कर सकते। मसलन आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने एक कमांड लिखी है, प्राइवेट सब कमांड 1_click। इसके अंदर ये जो प्राइवेट का लफ्ज, ये एक रिजर्व वर्ड है। इसके अंदर जो सब का एक लफ्ज है, इसका ये एक रिजर्व वर्ड है, इसका एक खास मतलब है, इसका एक खास मकसद है जो हम आगे देखेंगे। इसके साथ हमने एक प्रिंट की कमांड लिखी, तो इसमें जो लफ्ज प्रिंट है ये एक रिजर्व वर्ड है, इसका एक खास मकसद है जिसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको रिडिफाइन नहीं किया जा सकता। इस तरह ये एंड और सब के जो दो लफ्ज हैं ये भी एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसके जो बेसिक वर्ड्स होते हैं, उसके जो फंडामेंटल वर्ड्स होते हैं, वो उसके रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको रिजर्व वर्ड की समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने जो दूसरा कॉन्सेप्ट देखना है वो है डेटा टाइप्स। अब आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसको आपने डाटा देना है और उस डाटा को उस प्रोग्राम ने मैनिपुलेट करना है और आपको जो रिजल्ट्स आएंगे वो दिखाने हैं। इस मकसद के लिए प्रोग्राम को पहले बताना पड़ता है कि हमने उसको किस तरह का डाटा देना है, और उसको बताने के लिए हमने कुछ डेटा टाइप्स डिफाइन की हुई हैं, कुछ रिजर्व वर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं जो कंप्यूटर को यह बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि मैं आपको किस तरह का डाटा दूंगा और उसके ऊपर किस तरह की प्रोसेसिंग करनी है। सो सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज मिलके एक डेटा टाइप बताते हैं और उसका हम एक नाम रख देते हैं जिससे उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
ईच डेटा टाइप हैज अ मेमोरी साइज। दोस्तों अब जब आपने कंप्यूटर को डाटा देना है, उसने उस डाटा को रखना है रैम के ऊपर, क्योंकि एक चलता हुआ प्रोग्राम अपना डाटा और इंस्ट्रक्शंस रैम के ऊपर रखता है, ये आपने आईटी में पढ़ा होगा। तो अब हम जो प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, इसने भी अपना डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो रैम के ऊपर अरेंज करने हैं। उसके लिए उसे वहां पे मेमोरी चाहिए। अब एक डेटा आइटम अगर उसके पास चाहिए तो उसे कितनी मेमोरी चाहिए, उसके लिए पहले उसे अपनी मेमोरी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हम उसे बताते हैं कि हम तुम्हें किस तरह का डाटा देंगे, जिससे उसे यह पता चल जाता है कि मैंने इसके लिए कितनी मेमोरी जो है वो रिजर्व करवानी है। डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइप के डेटा के लिए। तो जिस तरह का डाटा आपने इनपुट करना है उसी तरह की डेटा टाइप आप यूज करेंगे। तो ये टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि बाइट है, ये एक सिंगल बाइट का डाटा रख सकती है और ये एक ही बाइट जगह मेमोरी में लेगी। इंटीजर है, तो इंटीजर्स होते हैं होल नंबर्स बगैर अशारिये के। ये दो हैं हमारे पास डेटा टाइप्स, एक इंटीजर एक लॉन्ग। ये दोनों होल नंबर्स रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं और इंटीजर जो है वो 2 बाइट का होता है, लॉन्ग जो होता है वो 4 बाइट का होता है। इसके बाद सिंगल और डबल दो डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इन दोनों डेटा टाइप्स के अंदर आप अशारिये वाले नंबर्स रख सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रख सकते हैं। अब जो सिंगल है ये आपकी 4 बाइट्स मेमोरी लेता है और जो डबल है वो 8 बाइट मेमोरी लेता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्ट्रिंग, डेट और वेरिएंट। स्ट्रिंग जो होता है ये कैरेक्टर्स रखने के लिए इस्तेमाल होता है, डेट जो है डेट्स रखने के लिए इस्तेमाल होता है, और वेरिएंट किसी भी तरह का डेटा रख सकते हैं। और टेबल में उनके सामने उनके मेमोरी साइजेस लिखे हुए हैं। अच्छा दोस्तों, एक सवाल जो मुझे साथ साथ किया गया, या मैं भी समझता हूं को आपको पता होना चाहिए, कि एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे। असल में एमसीक्यूज इन्हीं कॉन्सेप्ट के अंदर से बनते हैं। मतलब एक एमसीक्यूज बन सकता है कि एक स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल है वो कितनी मेमोरी लेगा। अब वो इसको सीधा सीधा भी लिख सकता है, a string variable will take memory 2 बाइट्स 4 बाइट्स 8 बाइट्स 10 बाइट्स, या वो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल आपको बना के दे दे और कहे कि ये वेरिएबल कितनी मेमोरी लेता है। अब आप उसकी डेटा टाइप देखेंगे क्या है, स्ट्रिंग है तो 10 बाइट्स लेगा। तो जब आपको कॉन्सेप्ट का पता है कि एक स्ट्रिंग जब भी बनता है वो 10 बाइट मेमोरी लेता है, अब आप उसके ऊपर लिखने के काबिल हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को जरा अच्छे तरीके से समझें। कोई चीज नहीं समझ में आती तो मुझे क्वेश्चन करें, और इन्हीं के अंदर से ही आपको एमसीक्यूज बनेंगे। वो हमेशा कंसेप्चुअल होते हैं, बुक में से नहीं आते, कॉन्सेप्ट्स के अंदर से आते हैं। मतलब वो दो डेटा टाइप्स को एक जगह इकट्ठा डिफाइन करके कहे कि ये प्रोग्राम टोटल मेमोरी कितनी लेगा। अब एक इंटीजर है, एक सिंगल है, ये डबल है। तो आपने उन दोनों डेटा टाइप की मेमोरी आपको अगर पता है तो आपने उन दोनों को ऐड करके उसको बताना है टोटल कितनी मेमोरी कंज्यूम होएगी इस प्रोग्राम के अंदर। जी दोस्तों, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? A named memory location that is used to store input data and computational results is called variable। दोस्तों अभी हमने बात की कि एक जो प्रोग्राम है वो जब चल रहा होता है तो वो अपने इंस्ट्रक्शंस और डाटा मेमोरी में रखता है, रैम के ऊपर रखता है। रैम, अब हमारे पास एक ग्रिड है सेल्स का। हर सेल के अंदर आप कुछ डाटा रख सकते हैं और उनका एक एड्रेस होता है। तो एड्रेस हमें याद रखना पड़ता है। ये इंसानी दिमाग के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि एड्रेस होता है न्यूमेरिक फॉर्म में। नंबर इंसानी दिमाग याद नहीं रख पाता, तो हम क्या करते हैं, उस डब्बे का एक नाम रख लेते हैं। अब किसी भी वेरिएबल के अंदर हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो हम उसको दो तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं, एक वेरिएबल नेम से और दूसरा उसके एड्रेस से। लेकिन बीइंग अ प्रोग्रामर मुझे एड्रेसेस याद नहीं रहते लेकिन नाम याद रहते हैं। लिहाजा मैं जब भी कोई मेमोरी एक्सेस करता हूं, मैं जब भी कोई वैल्यू लेने चाहता हूं तो मैं उसके नाम से लेता हूं। तो वो नेम्ड मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन है जिसका मैंने एक नाम रखा हुआ है ताकि मैं वहां पे वैल्यू रखूं और वहां से वैल्यू लूं। वो नेम्ड मेमोरी लोकेशन मेरा वेरिएबल कहलाता है। अब एक प्रोग्राम के अंदर आपने जितनी तरह की डेटा आइटम्स भी मैनिपुलेट करनी है ना, उतने वेरिएबल्स आपको चाहिए। ये हमेशा रैम के ऊपर क्रिएट होते हैं। अब रैम की कुछ खासियतें हैं, मसलन ये टेम्परेरी है तो वेरिएबल्स भी टेम्परेरी होते हैं। एक वेरिएबल के साथ चार रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले नेम, हर वेरिएबल का एक नाम होता है। मेमोरी साइज, हर वेरिएबल का एक मेमोरी साइज होता है और ये बेसिकली उसकी डेटा टाइप डिफाइन करती है। तो हम कह सकते हैं कि हर वेरिएबल की एक डेटा टाइप होती है। एड्रेस, हर वेरिएबल का एक मेमोरी एड्रेस होता है। और आखिरी चीज है वैल्यू। भाई हम वैल्यू वेरिएबल क्यों बना रहे हैं? कोई डाटा रखने के लिए, तो उसके अंदर जो डाटा रखेंगे वो उसकी वैल्यू कहलाएगी। जी फ्रेंड, इसके बाद हमने देखना है रूल्स फॉर वेरिएबल नेम। अब आपने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं और उनका एक नाम रखना है। तो नाम कैसे रखते हैं, क्या रूल्स हैं? सबसे फॉर्मस्ट रूल है कि वेरिएबल नेम जो है शॉर्ट, डिस्क्रिप्टिव और यूनिक होना चाहिए। नाम छोटा रखें,
अच्छा नाम इस तरह का रखें कि उससे समझ आ रही हो कि इसके अंदर क्या पड़ा है। मसलन अगर एक डब्बे के अंदर आप चीनी रख रहे हैं, आप उसके ऊपर लेबल क्या लगाएंगे? आइटम 1? नहीं, आप उसके ऊपर लेबल भी चीनी का लगाएंगे ताकि समझ आ जाए कि इस डब्बे के अंदर चीनी पड़ी है। इसी तरह वेरिएबल के अंदर जब आप कोई वैल्यू रख रहे हैं तो ऊपर जो आप नाम रखे हैं वो वही रखें जो उसके अंदर आपने वैल्यू रखी है। मसलन अगर आपने उसके अंदर एज रखी है तो आप उस वेरिएबल का नाम एज रखेंगे। अगर किसी के मार्क्स रखे हैं तो आप उसका नाम मार्क्स रखेंगे। आप एक करैक्टर से लेकर 255 करैक्टर तक का नाम रख सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना है कि शॉर्ट होना चाहिए लेकिन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। दूसरी बात जो हमने की थी वो ये कि यूनिक होना चाहिए। एक नाम सिर्फ एक ही वेरिएबल का हो सकता है, आप एक नाम से दो वेरिएबल्स नहीं बना सकते। अच्छा, आप एक वेरिएबल के अंदर लेटर्स लिख सकते हैं, करैक्टर्स लिख सकते हैं A to Z, नंबर्स यूज कर सकते हैं 0 to 9, या अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर आपको पता है एक डैश होती है जो लाइन के ऊपर लगती है, तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। हाईएस्ट करैक्टर लेंथ जो है एक वेरिएबल की वो 255 करैक्टर्स है और कम से कम एक करैक्टर। तो अभी मैंने बात की थी कि एक करैक्टर से लेकर 255 करैक्टर तक का नाम आप रख सकते हैं। अब ये भी एक एमसीक्यूज बन सकता है, तो इसको भी जरा ज़हन-नशीन रखिएगा। एक वेरिएबल जो होता है उसका पहला जो करैक्टर होता है वो या तो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। मसलन स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक वैलिड नेम जो होता है वो या तो एक करैक्टर से स्टार्ट होता है जैसे कि एज 1, या अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है जैसे कि हमने लिखा है अंडरस्कोर एज 1। और अगर आप किसी नंबर से या किसी सिंबल से या किसी और चीज से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो वेरिएबल नेम गलत है, इनवैलिड है। आप वेरिएबल नेम के अंदर बोथ अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन मतलब जो आपको एक रिकमेंडेशन दी जाती है वो ये है कि आपने लोअर केस लेटर यूज करने हैं। पहला अपर केस कर लें, बाकी लोअर रखें। जैसे मैंने एज लिखा है तो एज का ए कैपिटल किया, लेकिन जीई जो है वो स्मॉल केस में कर दिया, तो यही रखें। दोस्तों वीबी जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप वेरिएबल नेम जिस केस में डिफाइन कर रहे हैं ना, उसी केस में आप यूज करेंगे। तो उसके लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए दो अलग चीजें हैं, वो केस को भी पहचानती है। आपने एक वेरिएबल का नाम रख दिया कैपिटल ए और एक वेरिएबल का नाम रख दिया स्मॉल ए, तो ये दो अलग नाम है, ये सेम नहीं है। तो मैंने अभी जो बात की थी कि वेरिएबल नेम यूनिक होना चाहिए, तो ये यूनिक है कि वो कैपिटल ए है वो स्मॉल ए है और दोनों एक नहीं है। तो उसमें अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम एक केस में वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं और दूसरे केस में जाके यूज करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर आपने कैपिटल डिफाइन किया तो कैपिटल यूज करें, अगर आपने स्मॉल यूज किया है तो स्मॉल ही यूज करें। रिजर्व वर्ड्स को आप एज वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड्स अभी हमने बात की थी कि ऐसे वर्ड जो एक लैंग्वेज को बनाते हैं, जो एक लैंग्वेज के फंडामेंटल वर्ड्स होते हैं, उनको रिजर्व वर्ड्स कहते हैं या कीवर्ड्स कहते हैं। उनको आप एज वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। हम वेरिएबल क्यों बनाते हैं? मैंने अभी सवाल का खुद ही जवाब दिया था कि वैल्यूज रखने के लिए। तो एक वेरिएबल हमने बनाया, आप तसव्वुर करें कि डब्बा हमने बनाया जिसके अंदर आप कुछ डालना है। तो एक डब्बे के अंदर जो वैल्यूज डालने का अमल है वो उसको असाइनमेंट कहते हैं। एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। सो एंटरिंग अ वैल्यू इनटू वेरिएबल इज कॉल्ड असाइनमेंट। और इसके लिए एक स्पेशल ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इज इक्वल टू का साइन। इज इक्वल टू का साइन जो है उसका मकसद यही होता है कि एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट करना। अच्छा, इसका बड़ा एक खास बिहेवियर है। वो बिहेवियर ये है कि आप एक वेरिएबल आपने बनाया, डब्बा बना आपके पास, उसके अंदर आपने एक वैल्यू डाल ली, वो वैल्यू वहां चली गई। अब आप उसके बाद थोड़ी देर बाद एक नई वैल्यू डाल दें तो पहली वैल्यू कहां जाएगी? पहली वैल्यू फ्लश हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा आपके पास। तो असाइनमेंट करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि अगर पिछली वैल्यू आपके लिए मैटर करती है तो नई वैल्यू एंटर नहीं करनी, और अगर आप नहीं करेंगे तो पहले वाली वैल्यू आपकी वेस्ट हो जाएगी। जी, तो हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे कि आप मेरे साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि var इज इक्वल टू कांस्टेंट। मसलन आप एक वेरिएबल नेम लिखेंगे और उसके इज इक्वल टू करके एक कांस्टेंट दे देंगे। जैसे कि आप देखें एज इज इक्वल टू 18, तो आप एज वेरिएबल के अंदर 18 डाल रहे हैं। इसी तरह वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब क्या है कि एज इज इक्वल टू 2 + 10 का मतलब क्या है कि एज के अंदर 2 + 10 नहीं जाएगा, 2 और 10 को ऐड किया जाएगा और जो आंसर आएगा वो जाएगा एज के अंदर। तो एज के अंदर क्या पड़ा होगा? वो 12 पड़ा होगा। नेक्स्ट है जी var इज इक्वल टू var। मतलब कोई दो वेरिएबल्स हैं आपके पास और आप एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना चाह रहे हैं। मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक एज 1 और एक एज, और मैं चाह रहा हूं कि एज वेरिएबल की वैल्यू एज 1 वेरिएबल में चली जाए।
तो मैंने क्या किया, एज 1 इज इक्वल टू एज। इससे क्या होगा कि एज वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी होगी वो एज 1 वेरिएबल में चली जाएगी। तो इस तरीके से हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं अपने वेरिएबल को। और एक आखिरी काम जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट हम इनपुट ले सकते हैं यूजर से। जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं, कमांड मैंने लिखी है, वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और आगे उसके एक सिंटैक्स है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आप वेरिएबल के अंदर इस तरह 4 तरीकों से वैल्यू डलवा सकते हैं। डायरेक्ट कोई कांस्टेंट डाल लें, कोई एक्सप्रेशन डाल लें, कोई मतलब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कॉपी करें, या इनपुट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स की मदद से डायरेक्ट इनपुट करवाएं। जी दोस्तों, तो कोई भी वेरिएबल यूज करने के लिए या उसके अंदर वैल्यू डालने के लिए हमें सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, और ये लाजमी है। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस के अंदर ये लाजमी है। वीबी के अंदर खैर ये आपको ऑप्शन देती है कि आप बगैर डिक्लेयर किए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम डिक्लेयर करेंगे। और एक वेरिएबल कहां डिक्लेयर करेंगे? अपने प्रोग्राम की पहली लाइन में ही हम सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर किया करेंगे। तो हम सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर किया करेंगे, फिर इनपुट लिया करेंगे, फिर उनको प्रोसेस किया करेंगे, और जो रिजल्ट्स आएंगे वो शो किया करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि आपने अपने कंपाइलर को यह बताना है कि मैंने टोटल कितने वेरिएबल्स यूज करने हैं, उनके नाम क्या होंगे और उनकी डेटा टाइप्स क्या होंगी। और इस मकसद के लिए हमने अभी कुछ रूल्स डिफाइन किए थे वेरिएबल के नाम रखने के, वो भी यूज करेंगे। इसी तरह डेटा टाइप्स हमने कुछ पढ़ी थी, हम रिस्पेक्टिव डेटा टाइप भी यूज करेंगे। तो अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं, एक होता है विद डेटा टाइप और एक होता है विद सफिक्स। हम सबसे पहले देखते हैं कि एक डेटा टाइप के साथ हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स होता है dim var name as data type। dim stands for dimensions। बेसिकली हम अपने मतलब कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं, एक नई डायमेंशन डिक्लेयर करने जा रहे हैं। var name, वेरिएबल का एक नाम रखना है आपने, जिसके लिए हमने कहा था शॉर्ट होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। एज ए कीवर्ड है जो आपको डेटा टाइप डिफाइन करने में हेल्प करता है। और उसके बाद डेटा टाइप, ये आपकी डेटा टाइप होगी कि आप इस वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू डालना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा जी डिम मार्क्स एज इंटीजर। एक वेरिएबल मैंने बनाया जिसका नाम मैंने मार्क्स रखा है, उसकी डेटा टाइप मैंने इंटीजर डिफाइन कर दी है। अब मुझे पता है कि इसकी 2 बाइट मेमोरी है और इसके अंदर मैं होल नंबर्स रख सकता हूं। इस तरह एक और वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है जीपीए एज डबल। तो मतलब वो हमारा जो ग्रेडिंग पॉइंट होता है उसको रखने के लिए मैंने एक डबल टाइप का वेरिएबल बनाया, क्योंकि वो अक्सर अशारिये में होता है। तो अब मुझे पता है कि इसकी 8 बाइट मेमोरी है और ये अशारी वाले नंबर एक्सेप्ट करेगा। तो आप एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं विद सेम डेटा टाइप्स और विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसके बाद जो दूसरा तरीकेकार है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन विद द हेल्प ऑफ सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? ये एक स्पेशल सिंबल होती है जो हम अपने वेरिएबल नेम के एंड पे लगा देते हैं और हमें डेटा टाइप की जरूरत नहीं रहती। मसलन हम कहते हैं डिम एज परसेंट। एज वेरिएबल का नाम है और परसेंट बता रहा है कि ये एक इंटीजर होगा। तो ये नीचे टेबल के अंदर मैंने सारे सफिक्सेस दिखाए हैं कि अगर आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो नाम के एंड पे परसेंट लगा दें। अगर आपने लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाना है तो नेम के एंड पे एम्परसैंड या एंड का साइन लगाएं। इस तरह सिंगल टाइप के लिए एक्सक्लेमेशन, डबल के लिए हैश और स्ट्रिंग के लिए डॉलर का साइन लगाते हैं। जिससे ये होता है कि हमें आगे एज और डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं रहती, हम सिर्फ नेम के साथ सफिक्स लगा देते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो मुझसे राब्ता कीजिए। जी दोस्तों, हमने अब अपने वेरिएबल समझ लिए, हमने वेरिएबल्स बनाने सीख लिए, उनके नाम रखने के असूल सीख लिए। अब हम देखेंगे कि उनके अंदर हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मेरा टारगेट यह है कि हम अपने जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर कर लें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करें कि हम बकायदा प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करें। तो मैं प्रोग्राम कैसे बनता है उसके रूल्स आपको बताऊंगा और हम कुछ प्रोग्राम्स बना के देखेंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अगले चैप्टर की तरफ निकल जाएंगे। तो इनपुट लेने के लिए दो तरीके हमारे पास, इनपुट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स। तो सबसे पहला तरीका है इनपुट विद इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स क्या होता है? इनपुट बॉक्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एक चौखटा सा है, एक डायलॉग बॉक्स है जिसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, एंटर योर एज। आगे दो बटन हैं, ओके का और कैंसिल का, और उनके नीचे एक बॉक्स बना हुआ है जहां पे एक वैल्यू लिखी हुई है 18, और आप इसको चेंज करके नई वैल्यू दे सकते हैं। ये होता है इनपुट बॉक्स। आप इसके ऊपर वैल्यू लिख के जब ओके का बटन दबाएंगे ना तो वो वैल्यू किसी न किसी वेरिएबल के अंदर पहुंच जाएगी। तो हमने इसको कैसे यूज करते हैं? हमने पहले वेरिएबल का नाम दिया एज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और इनपुट बॉक्स के अंदर तीन चीजें जो हमने दी,
सबसे पहले प्रॉम्प्ट या मैसेज, उसके बाद हमने अपना मतलब टाइटल दिया, टाइटल के बाद हमने डिफॉल्ट वैल्यू दी। तो इनपुट बॉक्स के आर्गुमेंट में सबसे पहली चीज है मैसेज। आप इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस वक्त यहां पे एक मैसेज लिखा हुआ है और वही सेम मैसेज आपने यहां पे लिखना है। जो आप यहां मैसेज के अंदर लिखेंगे वो यहां पे आपके इनपुट बॉक्स के अंदर शो होगा। दूसरी चीज है टाइटल। टाइटल के अंदर आप जो कुछ लिखेंगे ना वो यहां पे आपका टॉप पे वो जो टाइटल बार होती है उसके अंदर आएगा। और तीसरी चीज है डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू आपके इस बॉक्स के अंदर आएगी, इनपुट बॉक्स के अंदर, कि अगर आपने कोई वैल्यू ना दी तो फिर वो यही वैल्यू एंटर कर देगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू बस आपकी हेल्प के लिए होती है, आपको समझाने के लिए कि आपने किस तरह की वैल्यू देनी है, अदरवाइज वैल्यू वही यूज होगी जो आप देंगे। दूसरी चीज होती है टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स भी इसी तरह का एक बॉक्स होता है जैसे हम इनपुट बॉक्स पे देख रहे हैं, लेकिन ये हम अपने फॉर्म के ऊपर लगाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फॉर्म डिजाइन करना सीखेंगे और ये टेक्स्ट बॉक्सेस कैसे लगते हैं और इनके रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी हम यही करते हैं कि हर टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम होता है और उसकी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। तो हमने किया है कि ये कि वेरिएबल नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स नेम डॉट टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट करने के लिए डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने उसी को इस्तेमाल करते हुए वैल्यू उठा के एज वेरिएबल में रख दी। इसको आगे इंशाल्लाह हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी आप ये ध्यान में रखें कि इनपुट लेने के लिए आपके पास दो तरीकेकार है, एक इनपुट बॉक्स और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। दूसरी चीज आउटपुट। आउटपुट क्या होती है जी? वो जो यूजर को आपने वापस रिजल्ट्स दिखाने वो आपकी आउटपुट है, और उसके लिए भी आप दो तरीके इस्तेमाल करेंगे। एक मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स क्या होता है? इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स होता है जिसके ऊपर आप अपना मैसेज दिखा सकते हो। इसके ऊपर भी वही वो प्रॉम्प्ट होती है और उसका स्टाइल होता है और उसका टाइटल होता है। तो कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जस्ट इसकी शेप देख लें। ये मैसेज बॉक्स है जिसके ऊपर टाइटल लिखा आ रहा है, आउटपुट एज, उसके नीचे आपका मैसेज लिखा आ रहा है योर एज इज इक्वल टू 18 वट एवर, या यू एंटर्ड 18। उसके नीचे कुछ बटन्स आ रहे हैं। ये कैसे आ रहे हैं हम आगे जब कोड की तरफ जाएंगे तो इसको प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। दूसरी है प्रिंट कमांड। ये आपके फॉर्म के ऊपर ही एक मैसेज जो है वो प्रिंट करा देती है। कैसे? ये आप नीचे डायग्राम में देखें, यू एंटर्ड 18, वही जो मैसेज हमने डलवाया हुआ था मैसेज बॉक्स के ऊपर वही हमने फॉर्म के ऊपर दिखा दिया। अब ये फॉर्म क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये बटन क्या है, ये इनपुट बॉक्स क्या है, ये आके हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल्स देखेंगे। अभी के लिए आप जहन में ये चीज रख लें कि आउटपुट देने के लिए दो तरीकेकार है, मैसेज बॉक्स और प्रिंट कमांड। जी तो दोस्तों, कैसा लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी, क्योंकि काफी दिनों के बाद आप नए सिरे से जा रहे हैं वीबी के अंदर, तो कुछ नया सीखने को मिला आपको, या पिछला जो है वो रिवाइज हुआ एक अच्छे तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। यही आपकी सपोर्ट है जो आप मुझे देंगे। और काइंडली अपने सोशल सर्कल को, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिएगा इस वीडियो के ऊपर, कि वो भी आएं और इस इल्म को हमारे साथ बांटें और इस वीडियो सीरीज को मजीद आगे बढ़ाने का एक जरिया बने। तो दोस्तों इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।